हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस 1 चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए वो क्वेश्चंस जो अभी हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस ने जो पेपर कराए थे उनमें जो जीएस वाला सेक्शन था उसका डिस्कशन। इस सीरीज में हमारी ये तीसरी वीडियो है। अब से पहले जो हमने कराए हैं वो नर्स, जिसमें आपका यूनानी और आयुर्वेदिक वाली नर्स का कराया है। आज है हमारा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ था उसका क्वेश्चन। इसमें 1 से 40 तक जो क्वेश्चन है वो जीएस के हैं और 40 से लेकर 120 तक वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर स्पेशलाइज्ड वाले क्वेश्चन है। इसमें से भी अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन हमारे काम के हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम करेंगे सिर्फ जीएस वाला पोर्शन। 1 से लेकर 40 तक है और इस 40 में भी कुछ क्वेश्चन जो है 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो है आपके सी सेट के। सी सेट को अभी हम डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए हम अलग से, बिल्कुल अलग से एक बहुत सिंपल वे में आपको समझाने के लिए एक सीरीज लेकर आएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं जीएस वाले पोर्शन पर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। देखिए, जब ऐसा हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको संवैधानिक सभा जो थी, संविधान सभा, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग तरह से आते हैं। अब देखिए, ये जो है फाउंडेशन कोर्स वाली तो क्लास है नहीं जो मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीज़ें बताऊं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। तो कुछ चीज़ें ये हैं कि अब जो मैं आपसे जिससे पूछूंगा, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। आंसर यहाँ पे आप देख रहे हैं, BN राव है। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अब यहाँ पर जो हम पूछें, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको पहली बार कब मेंशन किया गया था? सबसे पहली बार एमएन रॉय ने 1934 में इसके बारे में कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपना संविधान बना सके। अब ये तो थे एक इंडिविजुअल की डिमांड। 1935 में आईएनसी ने आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली इसकी डिमांड की। कब की? आईएनसी ने कब की? 1935 में। अब एक होता है जो आप जानते हैं, अगस्त ऑफर। भाई, जब डिमांड की है तो डिमांड कभी तो फुलफिल हुई होगी। डिमांड फुलफिल हुई आपकी अगस्त ऑफर में, जो कि होता है 1940 में। 1940 में अंग्रेजों ने माना कि ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और उसके लिए आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, तो उस डिमांड को माना इसमें। लेकिन मानना और देना दोनों में फर्क है। तो कब इसको कहा गया? कैबिनेट मिशन जो प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का, इसके तहत ये बनी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम देखें तो पहली बार जिक्र किसने किया? एमएन रॉय ने 1934 में। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे इसकी डिमांड कब की? 1935 में। अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पे कब माना कि हाँ ये बनना चाहिए? अगस्त ऑफर 1940 में। और कब इसको बनाया गया? किसके तहत? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत इसको बनाया गया। अब इसके इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद में आपका जो पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, 9 दिसंबर 1946 और एक डेट है 11 दिसंबर 1946। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जो पहली जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसको लीड करते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, कौन है वो? डॉक्टर एस सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद एस सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो है ना, ये प्रैक्टिस थी फ्रांस में कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता था उसको प्रेसिडेंट बनाते थे। तो ये एक दिन के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया था। किनको? एस सच्चिदानंद सिन्हा को। ये ओल्डेस्ट मेंबर थे। लेकिन 11 दिसंबर को फिर एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, इसके जो है आपका असेंबली के, जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, और वो थे आपके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां से अब स्टार्ट हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब मैं बस एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइजर हैं वो है आपके BN राव। जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी पहली बार डिमांड की गई थी 1934 में। किसके द्वारा? एमएन रॉय के द्वारा। कांग्रेस ने जो ऑफिशियल डिमांड की थी वो की थी 1935 में। और अंग्रेजों ने जो इसको ऑफिशियली माना था कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, वो 1940 अगस्त ऑफर में।
और कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में था, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, फिर इलेक्शन हुए। और अल्टीमेटली क्या होता है आपका, इसमें एक चीज और है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके जो मेंबर थे, वो जो इलेक्टेड मेंबर थे वो किस तरह से इलेक्ट हुए थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। और ऐसा बोलते हैं, बोलते क्या, जो फैक्ट है वो ये है कि 10 लाख पॉपुलेशन पर एक वोट थी, एक मेंबर, ठीक है, 10 लाख पॉपुलेशन पर। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजें और देख सकते हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर हैं, ये जो चेयरमैन थे, ये थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। कई बार उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कमेटी में कौन कौन है, तो एस इयंगर के नाम पर अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वो आप जरूर देखेंगे, 7 मेंबर के नाम देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये स्टीयरिंग कमेटी थी, ये उसके मेंबर चेयरमैन थे। और आपका जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे। दरअसल ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था एक बहुत बड़ा टास्क, तो हर बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो लगभग क्या एग्जैक्टली 22 कमेटी बनी थी, जिन्होंने अलग अलग काम को अलग अलग तरह से अंजाम दिया, और फिर फाइनली जो ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ उसको सही से किया डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे, इन्होंने उसको फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का रूप दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाले डिस्कशन से आप लोगों ने कुछ जरूर सीखा होगा, और मैं आप लोगों को सिखाना ही मकसद है, इसलिए बार बार बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। हु वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिस्टर ऑफ अष्टप्रधान? जो अष्टप्रधान है ये आपके शिवाजी की, यानी कि 8 मेंबर की काउंसिल होती थी, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थे पेशवा। पेशवा को आप मानिए प्राइम मिनिस्टर, मानिए कि जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। और आपके जो ये है आपके पंडित राव जो है, पंडित राव जो चीफ प्रीस्ट, थे। और जो सरे नौबत है, सरे नौबत जो है, ये थे आपके, जिनको कहेंगे आप कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ कौन थे? सरे नौबत। तो टोटल इसमें 8 थे। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, एक है अमात्या। अमात्या होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। और मंत्री वाकिया नवीस, मंत्री वाकिया नवीस जो है वो थे आपके होम मिनिस्टर। तो ये भी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग कराया जा सकता है, या पूछा जा सकता है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। तो आपका पेशवा मोस्ट इंपोर्टेंट, सरे नौबत जो है कमांडर इन चीफ, पंडित राव जो है वो चीफ प्रीस्ट है, और आपके जो अमात्या है वो है फाइनेंस मिनिस्टर, और वाकिया नवीस जो है वो है आपके होम मिनिस्टर, और सरे नौबत मैंने बता दिया कमांडर इन चीफ। एक है न्यायाधीश, वो है आपके चीफ जस्टिस, और पंडित राव जो थे ये थे आपके चीफ प्रीस्ट। ठीक है, तो इसको हम देख लिया हम लोगों ने। अब इस पे आगे चलते हैं। ये जो 8 है ये आपको बार बार देखने हैं, याद करने हैं। यूपी पीसीएस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ये बहुत फेवरेट एरिया है जहां से वो अक्सर पूछती रहती है। तो अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हमने छोड़ दिया, 4 को देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज पोटैटो? दरअसल क्या है कि कुछ ऐसे क्या कहिए उनको, जो फ्रूट है या सब्जियां हैं, सब्जियां जो है वो आपको लगेगा कि ये जड़ है, लेकिन वो जड़ नहीं है, वो तना है, ऐसे कुछ है एक्सेप्शन। तो इसमें आपका एक तो हो गया आपका आलू जो पोटैटो है, और दूसरा है आपका कौन सा भाग है आपका, जो आलू, तो आलू है आपका तना, मॉडिफाइड स्टेम। इसी तरह से एक है जिंजर यानी कि अदरक, ठीक है, और एक है आपका टर्मरिक यानी कि हल्दी। पोटैटो जिंजर टर्मरिक यानी कि आलू अदरक और जो हल्दी है, ये आपके लगेंगे तो ये कि नीचे है, जमीन के नीचे आपको लगेगा जड़ है, इनको याद रख लीजिएगा एक्सेप्शन के तौर पर। ये लेकिन आपकी जड़ नहीं, ये तने हैं, ये आपके स्टेम है मॉडिफाइड। तो इसको इस तरह से। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन बिजनेस प्रॉफिट एंड सर्विस मोटिव्स आर, व्यवसाय में लाभ और सेवा प्रयोजन है पारस्परिक, पूरक, प्रतिकूल, विरोधात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वो हमारा हम तुम्हारे, तो एक आप हमें दीजिए हम आपको देंगे। तो ये जो है प्रॉफिट एंड सर्विस आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के,
तो इजी क्वेश्चन है, इससे आगे चलते हैं, इस पर हम क्या ही डिस्कशन करें। इन विच रीजन हैज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रिंकलर सेट स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। इनमें से कौन से रीजन में। अब देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन है कि स्प्रिंकलर की जरूरत है पानी, यानी कि जहां पानी की कमी है, जहां पानी की कमी है, ये ऐसी जगह के लिए सिस्टम लगाया जाता है पानी की बचत के लिए। अगर हम इनमें से देखें, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, बुंदेलखंड, तो आप ही मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां सबसे ज्यादा पानी की कमी है। तो ऑब्वियसली आप भी देखेंगे और पहचान लेंगे कि बुंदेलखंड। तो ये तो हो गया लॉजिक से। वैसे भी आपको, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप उससे भी इसे बहुत आसानी से कर सकते थे। बुंदेलखंड वाले रीजन में बहुत टाइम से बहुत सारी वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड स्कीम्स चल रही हैं। मेरे ख्याल से पिछले साल या उससे पिछले साल भी एक स्कीम थी हरियाली, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएस ने। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पर एक एक स्कीम है, आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है हवेली। ये जो है ना, आप इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते ये किससे जुड़ा हुआ है। अगर मैं कंफ्यूज करना चाहूं तो आपसे कह सकता हूं, जो पुरानी हमारी धरोहर, जो ऐतिहासिक जो धरोहर हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम है हवेली स्कीम। लेकिन ये क्या है, ये ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड है जो कि बुंदेलखंड रीजन में यूज होता है। इट इज ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन बुंदेलखंड। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन बुंदेलखंड। तो हवेली, आप इसको याद रख लेंगे, हवेली ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ है, बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, अब हम इस पे से अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है। इस क्वेश्चन से हम आज बहुत सारी चीजें देखेंगे। इसने बेसिकली क्या है, जो आपका जो टाइम है, टाइम किस तरह से डिसाइड है। बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है जो है ग्रीनविच में, ग्रीनविच है आपका इंग्लैंड में। उस ग्रीनविच लाइन को बोला गया है 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन तो ये है, लॉन्गिट्यूड ये लाइन ऐसे है। तो 0 डिग्री जो है, अब अगर उस लाइन से आप चलेंगे इस तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री हो गई, इस तरफ चलेंगे तो टाइम प्लस होगा और इस तरफ चलेंगे तो उससे माइनस होगा। अब जब ये लंदन हो गया, आप इसे यूके मानिए, तो इंडिया तो कहीं यहां पड़ेगा। तो अब यहाँ 0 डिग्री चलते चलते जो इंडिया में भी लाइन है, अब इंडिया भी बहुत बड़ा है, इंडिया में जो लाइन है उसका है आपका 82.30 डैश ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये तो सीधा सीधा सा आपने यहां से क्वेश्चन देख लिया, इसका ए आंसर है। लेकिन अब जो मैं बताना चाहूंगा इसमें कुछ चीजें, वो है आपका अब आप इसको अब आप इसको देखेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा आज, थोड़ा सा मतलब इसमें स्क्रीन में रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा है कैमरे सेटिंग का। तो हाँ देखिए, ये हो गया। अब अगर हम देखें, दिखा आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें आप चीज देखिए, जो है यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, अब जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया का एक्सटेंट। बेसिकली यहाँ पर जो है, ये आपका नदर्न मोस्ट साइड, ये सदर्न, ये आपका सबसे जो पश्चिमी वेस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड। अब इसका भी एक्सटेंट पूछ लेता है बहुत बार, और ये कितना है आपका
डिग्री ये, और ऊपर है 33 डिग्री 6 नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, और ये है आपका 68 डिग्री 7 ईस्ट, और ये है आपका 97 डिग्री 25 डैश ईस्ट। ये है इंडिया का जो सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट। अब यहां से कहीं से ये लाइन निकलती है जो है आपकी 82.30 डैश ईस्ट, ये लाइन निकली यहां से। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली कि ये किस किस स्टेट से निकलती है, जो आईएसटी लाइन है वो किस किस स्टेट से निकलती है, तो ये 5 स्टेट से निकलती है। अब देखियो, अब ट्रिक हो सकती है किसी की, कुछ भी ट्रिक हो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कम ओ, CUMAO, आपका हो जाएगा CUMAO, कम ओ। अब देखिए भाई ट्रिक है, ट्रिक आप कैसे भी बनाए, तो सी से है आपका छत्तीसगढ़, यू से है आपका उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश और ओ से उड़ीसा। तो 5 स्टेट से निकलती है। ठीक है, ये हो गया आपका इसका। अब अगर क्या मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जो इंडिया का नदर मोस्ट साइड है, इंडिया का मेनलैंड का, तो वो हो गया 8 डिग्री 4 पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं ओवरऑल इंडिया का, तो ओवरऑल इंडिया का है 6.6 डिग्री 45 डैश एन। ये जो पॉइंट है ये आपका अंडमान निकोबार जो है उसमें नीचे, सबसे नीचे इस पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और दूसरा इसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। अगर क्वेश्चन हो कि इंडिया मेनलैंड का सबसे निचला पॉइंट कौन सा है, तो ये है आंसर आपका। लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपली है कि इंडिया का सबसे जो निचला पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो हो गया आपका 6 डिग्री 45 एन नॉर्थ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। तो ये मुझे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगता है कि ये कहीं ना कहीं या तो इसको पूछ लेंगे, इस एक्सटेंट को पूछ लेंगे, इसको पूछ लेंगे। और ये 5 स्टेट से पास होती है आपकी जो आईएसटी लाइन है, और इसका नाम क्या है, मतलब कम ओ, CUMAO। और सी से आपका छत्तीसगढ़, यू से आपका उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्रा और ओ से उड़ीसा। इन 5 स्टेट से ये पास होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हु सिलेक्टेड स्पीच हैज बीन पब्लिश्ड एज ए बुक टाइटल लोकतंत्र का स्वर। इनमें से बिल्कुल फैक्चुअल है। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे अब से पिछले प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो स्पीचेस है उसको इन बुक के फॉर्म में दिया है और इसका नाम है लोकतंत्र के स्वर। तो इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा। अब जो इससे अगला है ये भी पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। अब इसमें विद रेफरेंस भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग है, ये कुछ एक्ट है। आपका पहला कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया 2010 में। बायोडायवर्सिटी एक्ट आया आपका 2002 में। ठीक है, अब इसको आप मैच कर लेंगे। अब यहीं पे 2 एक्ट और हैं जिनको क्रोनोलॉजी के तौर पे पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है इसके तहत क्या बना है। एक है आपका वाटर एक्ट 1974 और एक है आपका एयर एक्ट 1981। इसके तहत जो है वाटर एक्ट जो है इसके तहत बना था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इस एक्ट के तहत एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने की पावर इनको दी गई। पहले था सिर्फ पानी से, नदियों से या वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ, फिर एयर पोल्यूशन को भी टैकल करने की पावर दी गई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर पूछा जाए किस एक्ट के तहत बने थे, तो वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत। और जो पावर ऐड की गई थी एयर एक्ट 1981 के तहत। ये एनजीटी ट्रिब्यूनल हो गया। एनजीटी के बारे में एक चीज है, ये आपका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ जो है केसेस उनको फास्टर रेजोल्यूशन के लिए है। ये अब एक क्वेश्चन पूछ ली जाए ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर ये काम करती है, नेचुरल जस्टिस NJ।
इस पर ये काम करती है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एविडेंस एक्ट, इसमें एविडेंस एक्ट का काम होता है नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ये काम करती है। बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आपका है, जो बायोडायवर्सिटी थी आपका UNCBD, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कन्वेंशन है उसको हमने रेटिफाई किया। उसको रेटिफाई करने के बदले में हमें बायोडायवर्सिटी एक्ट लेकर आए और इसी के तहत हमारा 3 लेयर का सिस्टम बना, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एंड बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 लेवल का इसने सिस्टम बनाया। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे आगे, मैच आप कर लेंगे, मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस किस साल में। ये सीसाइड का क्वेश्चन, इसे छोड़ते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन मिल्क। अब देखो मिल्क में कौन सा एसिड है, आपका होता है, आंसर है आपका लैक्टिक एसिड। लेकिन हमें यह भी देखना है ये किस किस चीज में है। टार्टरिक एसिड जो है ये आपका ग्रेप्स यानी कि अंगूरों में होता है, और इमली अंगूर और इमली। ऑक्जेलिक एसिड जो है, ऑक्जेलिक एसिड होगा आपका, मैं इसमें दरअसल थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूं इसलिए मैंने सोचा था कि देख कर ही बोलूं। ऑक्जेलिक एसिड है आपका टमाटर में। तो जो अंगूर और इमली में कौन सा है, टार्टेरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है टमाटो में, और आपका लैक्टिक एसिड है आपका मिल्क में। अब कुछ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आप देखेंगे इसी पेपर में या इससे जो दूसरा पेपर डिस्कस करूंगा उसमें किस तरह से पूछा है। एक है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, ये दोनों एक ही है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। और ये जो चींटी का जो डंक होता है ना, चींटी का डंक, उससे जो चुभन होती है ना, वो इस वाले एसिड की वजह से ही होती है, फॉर्मिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड इसकी वजह से होती है। अब एक है जो विनेगर होता है, विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड। लेमन जो है नींबू, उसमें होता है आपका सिट्रिक एसिड। जो आपका एप्पल है, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। अंगूर में मैंने आपको बता दिया टार्टरिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड। चींटी जो है, चींटी के डंक में वो है आपका फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। और जो टमाटर है उसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब हमने ये देखा, इसके आगे चलते हैं। द एवरेज हमें नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये जो है ना, देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लोक डांस, लोक मतलब नृत्य और लोक गीत, ये जो है ना दोनों चीजें तो बिल्कुल थोड़े थोड़े से ही हैं, आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। और जैसे चारकुला यहाँ किसी और फॉर्म में पूछा है, दूसरे पेपर में पूछोगे देखोगे चारकुला को किसी और स्टेटमेंट में पूछा है, चारकुला का ही। आपका छऊ है, नौटंकी है, बार बार इन चीजों को पूछ रहा है। तो छऊ नहीं है, छऊ जो है वो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया है उसकी जो ट्राइबल बेल्ट है, चाहे तो आपका वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, तो या फिर आपका जो बिहार का जो ईस्टर्न पार्ट है उसका, तो वहां पर जो ट्राइबल बेल्ट है वो इसको बेसिकली यूज करती है छऊ को, ये उनका ट्रेडिशनल फोक डांस है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका कुछ टाइम पहले पिछले पेपर में भी देखा था, इसमें भी, और हो सकता है आप आगे भी देखें यूपीपीसीएस में भी। वन नेशन वन इलेक्शन, ये है आपका रामनाथ कोविंद जी के अंडर। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 सीसेट छोड़ते हैं, उससे आगे चलते हैं। द इम्प्रिजन वेयर सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, ये जो इनको जो सजा दी गई थी कहाँ, तो बेसिकली कहाँ भेजा गया था इनको, मांडले। अब 2 जेल हैं जो बड़ी फेमस हैं जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान थी, एक तो थी सेल्यूलर जेल और एक थी मांडले जेल। सेल्यूलर जेल जो थी वो थी आपकी अंडमान निकोबार में, और जो मांडले जेल है वो है आपकी बर्मा में। ठीक है, तो मांडले आपका बर्मा में है और सेल्यूलर जेल जो है वो थी आपके अंडमान निकोबार में। अब यहाँ देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखेंगे। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि इसकी होस्ट कंट्री कौन सी है, इस बार किसने इसको होस्ट किया है। हर बार एक नई कंट्री होस्ट करती है। होस्ट कंट्री है इसकी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है इसकी होस्ट कंट्री है। और इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी थीम। थीम क्या है इसकी, इंग्लिश में बोल रहा हूं पहले, आर लैंड आर फ्यूचर वी आर जनरेशन।
रिस्टोरेशन, आर लैंड, आर फ्यूचर, वी आर जनरेशन, रिस्टोरेशन। हिंदी में अगर देखें, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, ये इसकी थीम हो गई है। 5 जून, और कहाँ होस्ट कंट्री कौन सी है, सऊदी अरेबिया, थीम भी बता दी। और इससे जो अगली बार होगा वो होगा साउथ कोरिया में। अगली बार कहाँ होगा, 2025 में होगा साउथ कोरिया में। क्या ये हाल फिलहाल इंडिया में भी हुआ है, तो कुछ टाइम पहले इंडिया में भी हुआ था, और उसकी थीम थी बीट दी प्लास्टिक पॉल्यूशन। हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड इज नॉट स्प्रेड इन दामोदर वैली। बहुत ही फैक्चुअल है, ये आपको याद होना चाहिए। सीधा सा है यहाँ पे तंदूर, बाकी जो 3 है वो दामोदर वैली के पार्ट हैं। इस पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन है, इसको भी हम छोड़ते हैं। टी सेट का आगे चलते हैं। अब ये देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा आपको वो नंबर देना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने दे दिया। टी जो है ऑब्वियसली प्लांटेशन क्रॉप है। अब जो मिलेट्स है, मिलेट्स क्या है आपका, ज्वार एंड बाजरा। पल्सिस क्या है, जब भी आपसे कहते हैं भैया प्रोटीन खाइए, प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए क्या कहते हैं भैया, दाल पीजिए, तो वो तो सीधा से यहाँ है पल्सिस प्रोटीन। और जो ग्राम है वो आपका रबी क्रॉप है। ये मैं मान सकता हूँ कि ये एक ऑप्शन टफ है, ग्राम रबी। अगर इंडिविजुअल दिया होता तो हो सकता है आप कंफ्यूज भी होते, लेकिन यहाँ आपका मैच दी फॉलोइंग है, तो बाकी दूसरों को बनाते बनाते आप इसमें भी पहुंच जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ये आपका आंसर बी इसका हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रगल, और स्टेटमेंट क्रोनोलॉजिकल है। ये जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ में भी इसे आप आसान ऐसे बना सकते हैं, एक चीज बस आपको पता हो और आप इसे लॉजिकली ऐसे ही कर लेंगे। अब देखो जो शाका है, या यशोधर्मन है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्ता है। अब अगर आप ध्यान लगाएंगे तो देखेंगे कि भाई शाका जो है, शाका किस टाइम में आए हैं, ठीक है। अब उसी के साथ साथ आप दूसरी चीजें भी, मैं कह रहा हूं मुझे यहां अगर कुछ भी नहीं पता हो, मुझे इतना पता है कि जो मगध, जो महाजनपदा था मगध, उसका जो एक्सपेंशन किया था अजातशत्रु, अजातशत्रु ने लिच्छवी को जीता था, मिलाया था अपने मगध में। और अजातशत्रु जो है वो अशोका से भी बहुत पहले हैं। अगर हम देखें बुद्धिस्ट काउंसिल भी, अगर हम इसे ऐसे रिलेट करें, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में, और उसके हेड कौन, किसने किसने कराया था, आपके अजातशत्रु के अंडर हुई थी। तो अजातशत्रु ये जो है ये हो गया आपका सबसे पहला। मैं कह रहा हूं मुझे बाकी का पता भी नहीं है, देखिए, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए आप, तो सबसे पहला क्या हो गया, सीधा सा यहां हो गया। लेकिन हर बार इतना आसान तो नहीं होगा कि आप एक ऑप्शन निकाल ले और आपका आंसर हो जाए, तो आपको इसको थोड़ा सा देखना होगा। इस तरह के जो है चीजें आप याद रखिए। अब जो शाका और सतवनाह वार है, इनके बीच में 1 से 2 जो सेंचुरी है, सेंचुरी बीसी, इसमें इनके बीच में हुए थे। यशोधर्मन और मिहिर कुला जो है, मिहिरा कुला, ये जो भी है ये भी हुनास से हैं। कहाँ से हैं, किस किंगडम से, हुनास। और ये कब हुआ है, बेसिकली 528 एडी में। और जो स्कंदगुप्ता एंड ये है, ये आपका 455 एडी में। तो आप, अब मैंने सारा ही बता दिया, ये तो बिल्कुल आपका हो गया जो 400 साल पहले, उससे 400 बीसी में। तो सबसे पहले आपका ये, तो 3 से आप निकाल लेंगे, वो तो था लॉजिक वाला। बाकी आपको फैक्ट भी याद रखने, आपको डायनेस्टी ही याद रखनी है कि कौन सबसे पहले, कौन किसके बाद, कौन किसके बाद। अगर एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं है तो फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले ही देखते डरना नहीं है। सबसे पहली बात क्या होती है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, देखना है कि कहीं किसी ऑप्शन से मेरी हेल्प हो रही है। और खास करके जहां ऑप्शन वाले रहते हैं उसमें तो बहुत ही मजा आता है। मान लीजिए यहाँ इसमें भी 3 दिया होता, मान लीजिए इसमें भी 3 दिया होता, तो फिर कम से कम आप ये कह सकते हो ना, ए और डी, सी और डी तो नहीं है, ए और बी में से ही है। भाई आपके जो पहले चांस थे 25% सही होने के, अब चांस हो गए 50% सही होने के, ठीक है। अब आप रिस्क लीजिए, थोड़ा सा और दिमाग, थोड़ा सा टटोलिए कि हाँ क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, बड़े में ही ज्यादा मजा आता है। आपका है अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो एलएलपी है बेसिकली, इसमें आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम।
मिनिमम क्या है पार्टनरशिप के लिए? भाई मैं अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मैं तो रहूंगा तो सिंगल ओनरशिप यानी कि अकेला मालिक, लेकिन मुझे पार्टनरशिप करने के लिए किसी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा ना, एटलीस्ट एक के साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा, तभी मैं पार्टनर बनूंगा ना। भाई ये मेरा पार्टनर, मैं इसका पार्टनर, एटलीस्ट एक के साथ। तो इसलिए मिनिमम 2 नंबर इसमें होने चाहिए पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 नंबर। मैक्सिमम भैया मैं कितनों से भी पार्टनरशिप कर लूं, आ जाओ तुम भी साथ काम करो, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, सब करो। अब तो इस तरह से हमने इसमें नंबर होते हैं अनलिमिटेड। ये जो अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है, यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड, इसने एक रिपोर्ट निकाली इंडिया स्पेसिफिक जिसका नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। अब इसने बोला 2025 तक जो इंडिया की आबादी है 60 साल से ऊपर वालों की, वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन पर है थोड़ा सा कंटेंशन। ये है कि यूपीपीसीएस ने तो माना है 158 मिलियन, लेकिन अगर आप देखें जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन फिलहाल हम 158 ही मानकर चलेंगे। अगर यूपीपीसीएस अपने एग्जाम में पूछ लेता है दोबारा से इस क्वेश्चन को, तो हम बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के हम 158 टिक करके आएंगे। ठीक है, अब है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड इन February 24 बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था बेसिकली इलाज के प्रोसेस को आसान करने के लिए, एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड। तो स्मार्ट पेमेंट कार्ड है बेसिकली, देखो एम्स एसबीआई तो सब में कॉमन है, स्मार्ट पेमेंट कार्ड है। इसका क्या मतलब है, जो इंडिया में पूरे जितने भी एम्स है, आप कहीं भी जाइए, आपका स्मार्ट कार्ड के थ्रू पेमेंट कीजिए। और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है किस चीज का, आपका वन नेशन वन एम्स वन कार्ड, वन नेशन वन एम्स वन स्मार्ट कार्ड, वन कार्ड। ठीक है, ये इसका पार्ट है। अब हम इससे आगे चलते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है इसको, लेकिन यूपीपीसीएस ने क्या माना है, आपका लखनऊ माना है। लेकिन ये जो आप अगर गवर्नमेंट आप वेबसाइट पे देखेंगे तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि फार्मास्यूटिकल पार्क होगा आपका ललितपुर में। कहाँ पर होगा, ललितपुर में होगा। अब लेकिन इसने कमीशन ने माना है इसको लखनऊ। ये मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ देता हूँ। 26 है सी सेट का, इसको भी हमने छोड़ा। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टचेस द बाउंड्रीज ऑफ 4 स्टेट्स। ये देखो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए। जैसे अगर आप मैप देखें उत्तर प्रदेश का, तो सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे नीचे कौन सी है, सबसे ईस्ट में कौन सी है, सबसे वेस्ट में कौन सी है। जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर हो गया आपका सहारनपुर, सबसे नीचे हो गया आपका सोनभद्र, सबसे ईस्ट में हो गया बलिया, सबसे वेस्ट में हो गया आपका, मैं उसका नाम कैसे भूल गया, शामली। सबसे लास्ट में मेरे ख्याल से तो शामली है, तो आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये 4 हो गए। फिर ऐसा है कि कितने स्टेट से मिलता है, क्या हिमाचल प्रदेश से मिलता है, यस मिलता है। कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इसकी बाउंड्री टच करती है। फिर ऐसा है कि अगर एक जो थोड़ा सा अब डेप्थ में जाए कि अगर मध्य प्रदेश से है तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, आपका बिहार से है तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, आपका ऊपर नेपाल से है तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से भी आप इसे देख सकते हैं। दिल्ली से है तो कौन सी है, राजस्थान से है तो कौन सी है, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। इन विच ईयर नेशनल कमेटी ऑफ इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन वाज फॉर्म्ड। इनमें से कौन सी साल में ये कमेटी बनाई गई थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपका 1972 में बनाई गई थी, जब आपका स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसे अटेंड करने के बाद में इंदिरा गांधी जी फिर ये बनाई थी, क्योंकि अब इन्वायरमेंट पे अच्छा खासा फोकस करना था। ये आपका ठीक है। ये क्वेश्चन देखा अभी कुछ टाइम पहले जो हमने पेपर कराया था उसमें भी था, हॉर्स पावर सीधा सीधा 746, तो ये है 1 हॉर्स पावर की वैल्यू। ये सी सैट का क्वेश्चन, इसे छोड़ते हैं। इन विच ईयर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड। इनमें से कौन से साल में हुआ था, 2005 में। और इसके साथ एक और चीज जोड़कर देखिए आप, MKSS मजदूर किसान संघर्ष समिति जो है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आपका RTI एक्ट को लाने में भी, और फिर बाद में मनरेगा में भी। मजदूर किसान संघर्ष समिति। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम।
किसने इकोसिस्टम का नाम दिया था? आपका टेंसले। इसी तरह से इन्वायरमेंट में कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि किसने तो आपका इकोसिस्टम का नाम दिया, किसने बायोडायवर्सिटी को डिफाइन किया है, किसने आपका इकोलॉजिकल नीश जो होता है उसका नाम दिया है। तो इस तरह से कई सारे टर्म हैं, इन टर्म्स को आप लोग देखेंगे या फिर हम उसमें फैक्चुअल जो ग्रुप है उसमें प्रोवाइड आपको करा के देंगे, ऑलरेडी करा चुके हैं, देखना है बस आप लोगों को, हम तो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। और वेयर द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेड फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड, ये है आंसर आपका मसूलीपट्टनम, और 1611 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। कई सारी अगर आप इंटरनेट पर भी चेक करेंगे तो कहीं सूरत दिखाएगा, लेकिन यूपीपीसीएस के हिसाब से 1611 और आपका मसूलीपट्टनम में पहली कंपनी हुई थी। लिस्ट ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, अब रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है सबसे ज़्यादा नंबर पर है आपका केरला, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर है आपका कर्नाटका, और चौथे नंबर पर है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये आपका हो गया 34। अब हम देखते हैं 35, ये सी सेट का है। जो 36 नंबर है उसमें बहुत सिंपल सा, जैसे मैंने आपसे पहले भी पेपर कर रहा था, मैंने कहा था कि G20 के बारे में कुछ कुछ मेजर चीज़ें देख लीजिए। यहाँ भी जो क्वेश्चन है, विच सैपलिंग वॉज प्लांटेड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बेसिकली बरगद, मतलब और भी कंफ्यूज हो सकते हैं, अशोक में भी, बरगद और पीपल में, नीम तो फिर भी हटा दोगे, बरगद और पीपल में ज़्यादा, तो यहाँ पर है बरगद यानी कि बनियन ट्री, वो किया गया था। और एक है फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली कि ये कहाँ पर है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट किस तेल की शुद्धता व मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई। तो ये कहाँ पर, अगर फ्रेग्रेंस से रिलेटेड है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कन्नौज पे जा सकते हैं, वहाँ किया गया। और कौन सा तेल है? मेंथा ऑयल, मेंथा तेल जो है उसके लिए से किया गया है। इन ह्यूमन बॉडी किडनी इज रिस्पॉन्सिबल, किडनी किस लिए होती है? किडनी एक्सक्रीशन के लिए, जो भी आपका वेस्ट है उससे मतलब एक्सक्रीट करेगी, और आपका एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए आपका किडनी है। और वेयर इज इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? आपका नई दिल्ली में है। 1 रुपी नोट इज इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो देखिए जो सिक्के होते हैं ना और 1 रुपये का नोट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी सब आरबीआई। एक जो सिक्के और 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी सब आपका आरबीआई। अब मैं यहाँ पर आपको, जैसे ये है इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, इससे रिलेटेड मैं 1-2 फैक्ट और बताता हूँ। जैसे कि एक है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपका है आपका फिलीपींस में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशियन सेंटर कहाँ पर है? वाराणसी पर। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ देखिए, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर, साउथ एशिया रीजनल सेंटर है आपका वाराणसी में। और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उड़ीसा में। इंटरनेशनल हो गया फिलीपींस में, नेशनल हो गया उड़ीसा में, और जो इंटरनेशनल का साउथ एशिया वाला सेंटर है वो है आपका वाराणसी यानी कि बनारस में। ठीक है, BHU जो यूनिवर्सिटी है उसके वहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जो नोट छपते हैं आपके, जो कॉइन है, मिंट होते हैं कॉइन या 1 रुपये का नोट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो बाकी सारी करेंसी है वो आरबीआई। जैसे आपने पढ़ा होगा नोट पे, मैं भारत के, मतलब वो आप ओथ पढ़िएगा, नोट पर लिखी रहती है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और आरबीआई गवर्नर के वहाँ पर साइन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मानता हूँ कि आज थोड़ा सा कैमरा और बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बार बार वो ब्लर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लर होने पे मैंने कहीं बोलने में रुका हो। तो आप मेरी आवाज़ को सुनिए और देखिए, और धीरे धीरे हो ही गया है ठीक। तो अभी जैसे मान लीजिए ब्लर हुआ फिर ठीक हुआ, तो ज़्यादा इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, पढ़ने की कोशिश करना। बहुत क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे, यूपीपीसीएस जो फाइनल हमारा एग्जाम होगा 27 अक्टूबर को, उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, इसे देखते रहिए, और हम अगली वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।